हेराल्ड न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे ईडी पॉलिटिक्स की। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। सोनिया से पहले दिन 3 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह सोनिया गांधी से पूछताछ रास नहीं आई। कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और न केवल प्रदर्शन किया बल्कि गिरफ्तारी भी दी और कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली। पहले रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, जमीन खरीद में हुई पूछताछ, फिर राहुल गांधी से पूछताछ, अब सोनिया गांधी से पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ। क्या कभी प्रियंका गांधी से भी होगी पूछताछ? नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। सोनिया से पहले दिन 3 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये सब रास नहीं आया। कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और न केवल उतरे बल्कि प्रदर्शन करके गिरफ्तारी भी दी। रिपोर्ट में देखिए। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। प्रदर्शन, नारेबाजी, चक्का जाम, गिरफ्तारी, और आगजनी। तस्वीरें कुछ वैसी ही थी जैसे राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान देखने को मिली थी। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता सड़कों पर उतर गए। सोनिया गांधी जिस वक्त ईडी कार्यकाल के लिए रवाना हुई, उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी नजर आए। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सोनिया का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि वो इंदिरा की बहू हैं, किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। सोनिया गांधी का यह वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए काफी था। सोनिया गांधी के समर्थन में शशि थरूर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस नेता उसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए जैसे राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान दिखाई दिए। इन नेताओं ने ईडी की पूछताछ को बदले की कार्रवाई करार दिया और इसे गांधी परिवार की छवि धूमिल करने की साजिश बताई। अशोक गहलोत ने कहा, सोनिया गांधी की उम्र 70 वर्ष से अधिक है। ईडी से उन्हें उनके घर आकर पूछताछ करनी चाहिए थी। इस वक्त ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इसके खिलाफ सत्याग्रह जारी रहेगा।
मेरे ख्याल में जो लोग समझना चाहते हैं, हम पहले इस हफ्ते क्या किए, पार्लियामेंट के अंदर हम देश के सारे मुद्दे उठाने की कोशिश किए। सारे समस्या जो आम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में, सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है। और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं। तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देश के मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार, हमें तो नेचुरली ये ठीक नहीं लगता। अब आप मुझे बताएं, वो मोदी जी को कितना बचाते हैं? हम मोदी जी को बुरा कहें, वो जवाब नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अगर वो मोदी जी के लिए कर सकते हैं तो हम सोनिया गांधी जी के लिए कर सकते हैं। मोदी जी तो अभी 8-10 साल से दिखे हैं इस देश में। सोनिया गांधी और उनका परिवार कब से इस देश की सेवा कर रहा है। तो वो अगर मोदी जी के लिए इतने चिंतित हो जाते हैं जब उनके लिए कुछ कहा जाए, तो कम से कम हमको भी तो अपने नेताओं के लिए चिंता करने दीजिए। जो उनकी पर्सनैलिटी जो हो रहा है एक, और जो 70+ एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना हम कराएंगे, पूछताछ करेंगे आप मेरे मान। जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो जग जाहिर है, तो नई बात है। पिट्ठू ईडी और डरपोक सीबीआई और इनकम टैक्स ही अब मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न कांग्रेस को, न देश के प्रजातंत्र को डरा पाई है, न डरा पाएगी। हम न दबेंगे, न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। प्रजातंत्र के प्रहरी बन के नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। ये सच की लड़ाई है, ये जीतेगी। सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक ऐसे ही तीव्र विरोध देखने को मिला। बेंगलुरु में तो एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई। दिल्ली में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कहीं कहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसी रेलवे ट्रैक को भी जाम करते नजर आए और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं का कहना था ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि देश और देश के कानून, देश की संस्थाओं के खिलाफ दुर्ग्रह है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी। बाकी दो लोग नहीं हैं, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस, वो गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है, जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है। आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और सुनिए जवाब नहीं देंगी। आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो
उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। कि ईडी ने बुलाया है इस मुद्दे पे, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे, ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ये बेल पे है ना, कहीं पे भी उनको राहत नहीं मिली, इनकम टैक्स में गए, ट्रिब्यूनल में गए, तो कानून अपना काम कर रहा है लंबे समय से, और उसमें ईडी ने बुलाया तो आप जवाब दे दो भाई। आप ये प्रेशर क्यों डाल रहे हो, सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली क्यों बुलाया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है जी ये दबाव। अशोक गहलोत जी भी दिल्ली पहुंचे। हाँ, अशोक गहलोत, सारे मुख्यमंत्री कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, ये उचित ही नहीं है जी, किसी भी तरह से उचित नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता जांच के दायरे में हैं। ईडी ने इससे पहले सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए दूसरा समन जारी किया था, लेकिन वह उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी क्योंकि कोविड-19 और फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी। सोनिया गांधी को 8 जून को पेशी के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें 23 जून के लिए फिर समन जारी किया गया। ईडी इस संबंध में सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 5 बैठकों में करीब 50 घंटे से अधिक समय की पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सोनिया गांधी से पहले ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। खास बात यह है कि जून माह में राहुल गांधी से कुल 5 दौर की पूछताछ हुई और उस वक्त भी इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेता तक सड़कों पर उतरे थे। जोरदार विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक तरफ राहुल गांधी ईडी के दफ्तर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके थे। बड़े नेता गिरफ्तारी दे रहे थे, इनमें दीपेंद्र एस हुड्डा, अशोक गहलोत, हरीश रावत, शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, अनिल चौधरी, मुकुल वासनिक, वेणुगोपाल और पी चिदम्बरम जैसे नेता भी शामिल थे। आपको बता दें, राहुल गांधी से कुल 5 दौर की पूछताछ हुई थी। करीब 50 घंटे से ज्यादा चली कुल पूछताछ में राहुल गांधी से यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल से जुड़े सवाल पूछे गए। 21 जून को 5वें दौर की भी पूछताछ में राहुल गांधी से करीब 10 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की गई। रात करीब 8 बजे राहुल गांधी ने आधे घंटे का ब्रेक लिया और पूछताछ में फिर से शामिल हुए, जिसके बाद वो करीब रात 11:30 बजे ईडी कार्यालय से निकले। इससे पहले ईडी ने राहुल गांधी से 13 जून को 10 घंटे, 14 जून को 11 घंटे और 15 जून को 9 घंटे तक पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक कई सवाल बार बार दोहराए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईडी के अधिकारी राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे सवाल थे जिनके चलते राहुल गांधी असहज स्थिति में आ गए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूछा कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी का पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है, जिस कंपनी से लोन लिया गया। उस कंपनी से उनका क्या रिश्ता है।
क्या आपको मालूम है कि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है? आपको उस कंपनी ने बिना गारंटी के लोन क्यों दिया? क्या लोन लेने से पहले आपने कंपनी के अधिकारियों के साथ कोई बैठक की थी? क्या आपने लोन से पहले कंपनी को अप्रोच किया था? कंपनी में वो कौन शख्स था जिसने आपको लोन दिलाने की राह आसान बनाई? क्या आपको मालूम है कि आयकर विभाग ने उस कंपनी को हवाला कारोबारी बताया था? 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने आपको दिए, क्या उसका निजी इस्तेमाल किया गया? किसने और किसके समक्ष होल्डिंग के कागजात ट्रांसफर किए गए थे? कंपनी को बंद करने के बजाय नीलाम क्यों नहीं किया गया? हालांकि राहुल गांधी से 5 दौर की पूछताछ के बाद फिलहाल पूछताछ की अगली कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि ईडी राहुल गांधी से आखिरी दौर की पूछताछ के बाद थोड़ा विराम लेना चाहती है, क्योंकि इस बीच सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखना है सोनिया गांधी से कितने दौर की पूछताछ होती है और ईडी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। आखिर है क्या नेशनल हेराल्ड केस और क्यों इस संबंध में पहले राहुल गांधी से और अब सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड, जो कभी आजादी के आंदोलन का वाहक था, अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चर्चा में है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एजीएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। करीब 70 साल के बाद 2008 में घाटे की वजह से इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने एजीएल को पार्टी फंड के बिना ब्याज पर 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से कांग्रेस के फंड से 90 करोड़ का लोन एजीएल को दिया गया। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। दोनों का निधन हो चुका है। जिस नेशनल हेराल्ड केस की वजह से राहुल गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ, इसकी शुरुआत 10 साल पहले यानी कि 2012 में हुई थी, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। इन दोनों के अलावा 4 और चेहरे इस केस में आरोपी बनाए गए थे। कांग्रेस के 2 सीनियर नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा। स्वामी की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड का गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति हथिया ली। 2 साल बाद जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद अगस्त में ईडी ने मामले का संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सोनिया और राहुल गांधी ने साल 2015 में अलग अलग 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद दिल्ली की पटियाला कोर्ट से जमानत हासिल की थी। इसके अगले साल यानी कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, लेकिन कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज इंडिया। हाल के सालों में ईडी हो या सीबीआई या फिर आयकर विभाग, इन संस्थाओं की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं, आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाल के सालों में ईडी की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिन जिन नेताओं पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा वो गैर भाजपा शासित राज्यों के नेता हैं या फिर मुख्य विपक्षी दलों के बड़े चेहरे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा ये फहरिस्त काफी लंबी है। बात शिवसेना के संजय राउत की करें या टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, एनसीपी के नवाब मलिक या फिर आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन की, ये सभी ईडी की पूछताछ और निगरानी के दायरे में हैं। देखिए, ईडी की पूछताछ से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो खत्म केस था जिसमें ईडी ने जिसमें क्लीन चिट दे दी है, उसको एक विवादित अधिकारी से पुनर्जीवित किया गया। वो अधिकारी यूपी में आज बीजेपी का विधायक है और इसमें केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाना ही शामिल है। आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहता, येदियुरप्पा जी ने जब बीजेपी छोड़ी तो बीजेपी ने उन पे ईडी और सीबीआई की जांच बैठाई, उनके भाई पे जांच बैठी, लेकिन आज वो खत्म हो गया। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़ते हैं, सीबीआई की और ईडी की जांच बैठती है, बीजेपी पे वापस जाते हैं, खत्म हो जाती है। उसी तरीके से रमन सिंह और उनके बेटे बीजेपी छोड़ते हैं, केस लग जाता है, बीजेपी में जाते हैं, खत्म हो जाता है। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? हम केवल ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सके, जनता को जागरूक कर सके कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कैसी बातें करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। हेराल्ड एक इतनी बड़ी संपत्ति पूरे देश में रही है, उनको कम उस इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों को कम दामों में बेच दिया गया। उसके हजारों करोड़ रुपए किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है। ये संपत्ति को क्यों कम दामों में बेचा और रेंटल कहाँ जा रहा है, वो किराया कौन ले रहा है, वो हजारों करोड़ में इसको प्राइवेट संपत्ति बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है या क्यों की गई? कुछ सवाल होते हैं, उससे उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। उसके लिए आप सदन भी आप बंद करवा रहे हो, आप सड़क भी बंद करवा रहे हो, देश का हर जगह से नुकसान कर रहे हो। ये कांग्रेस की मानसिकता हमको समझ में नहीं आती। वैसे बात केवल ईडी तक सीमित नहीं है। सीबीआई हो या फिर आयकर विभाग, इन सभी जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के अपना काम करने देना चाहिए। जांच में जो भी सच होगा सामने आएगा, लिहाजा विपक्षी दलों को भी इसमें घबराना नहीं चाहिए और न ही जांच के विरोध में उग्र प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन गांधी परिवार के सदस्यों में ही देखें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से भी जमीन खरीद मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो अब क्या भविष्य में जांच और पूछताछ का दायरा प्रियंका गांधी तक भी पहुंचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।